मिट्टी से रिश्ता फिर से जोड़ना होगा, खेती को संस्कार बनाना होगा। नमस्कार दर्शकों, इस विशेष कार्यक्रम में मैं निशित जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज हम एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व से संवाद करने जा रहे हैं, जिन्होंने कृषि को सिर्फ आमदनी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, पर्यावरण और संस्कृति से जुड़ा हुआ एक जन आंदोलन माना। जिन्होंने प्राकृतिक कृषि को सिर्फ एक पद्धति नहीं, बल्कि धरती माँ का जीवंत दर्शन बना दिया। हम बात कर रहे हैं और हम संवाद करने जा रहे हैं गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी के साथ। सर, दूरदर्शन के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जोशी जी। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछने का मन हो रहा है कि प्राकृतिक कृषि करने की जो प्रेरणा आपको मिली, वो कहाँ से मिली, उसके बारे में बताइए। जोशी जी, हरियाणा प्रदेश में गुरुकुल कुरुक्षेत्र है। वहाँ 35 वर्ष तक मैं प्रधानाचार्य रहा। उस गुरुकुल में लगभग 22 प्रांतों के 1,500 बच्चे आवासीय रूप से पढ़ते हैं। हमारा वहाँ फार्म भी है, लगभग 200 एकड़ का। तो मैं वहाँ रासायनिक ही खेती करता था। यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वो सभी डालता था जो आम किसान करता है। एक दिन एक घटना हुई, चावल का मेरा खेत था और एक कृषि कर्मचारी उसमें पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहा था। वो उसके मगज में चढ़ा और वो बेहोश होकर खेत में गिर पड़ा। हम उसको हॉस्पिटल में ले गए। 3-4 दिन में उसकी जान तो बचा ली, लेकिन मैंने अखबारों के माध्यम से बहुत पढ़ा था कि भारतवर्ष में प्रतिवर्ष सैकड़ों किसानों की जान इस प्रकार की घटनाओं से जाती है। और मेरे मन में एक विचार इस घटना से आया कि इस कर्मचारी न तो इस दवाई को पिया था न खाया था, केवल सूंघने मात्र से वो मर जाता। मेरे पास जो 1,500 बच्चे पढ़ते हैं, उनको मैं जो गेहूं, चावल, दाल, भाजी, सब्जी खिलाता हूँ, उसमें सीधा इस जहर का स्प्रे करवाता हूँ। तो इस घटना से मैंने निर्णय लिया कि आज के बाद मैं इस पाप को नहीं करूँगा और मैं जहर मुक्त खेती करूँगा। यहाँ से मेरे को एक प्रेरणा मिली। बहुत बहुत आपने अच्छी प्रेरणा मिली और उसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान भी बच गई। अभी भी काफ़ी लोगों के मन में एक भ्रम है और दोनों जो प्राकृतिक खेती है और जैविक खेती है, उनको एक ही मानते हैं। तो कृपया ये बताइए कि इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ जोशी जी, जब मैंने निर्णय लिया कि मैं रासायनिक खेती नहीं करूँगा, तो मैं कृषि विभाग के लोगों के पास में गया। उनसे मैंने जानकारी ली कि मैं रासायनिक खेती का विकल्प चाहता हूं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जैविक खेती कर सकते हैं। तो इसकी ट्रेनिंग मैंने अपने कृषि कर्मचारियों को भी दिलाई और खुद भी मैं उसमें बैठा। तो उस ट्रेनिंग में हमने गड्ढे सीमेंटेड बनाए गए, उनमें गोबर की खाद डालना और उसमें जो केचुआ, अर्थवर्म, जिसको गुजराती में अलसिया बोलते हैं, वो विदेश से लाया जाता है। और वो मिट्टी नहीं खाता, केवल गोबर खाता है। ज़्यादा टेम्परेचर में मर जाता है और ज़्यादा डाउन टेम्परेचर आता तो भी मर जाता है। उसको हम खरीद के लाए और वो हमने पूरा सिस्टम बना दिया। 2-2.5 महीने तक वो उस खाद को, गोबर को खाता है और जो पेट से निकालता फिर उसको छानते हैं। वो अर्थवर्म, केचुआ ऊपर आ जाता है, वर्मी कंपोस्ट बोलते नीचे आ जाता है, फिर वो खेत में डालते हैं। तो इस तरह मैंने जैविक खेती 5 एकड़ में शुरू की। पहले वर्ष मेरे को कुछ नहीं मिला, कीट पतंग सब खा गए। दूसरे साल फिर मैंने किया तो लगभग 50% मेरे को मिला। तीसरे साल फिर किया तो लगभग 80% मिला। लेकिन न तो मेरी जैविक खेती में मेहनत कम हुई
न मेरी खर्चा कम हुआ और न मेरे को उत्पादन पूरा मिला। तो मेरे मन में एक बात आई और मैं उस समय एक कृषि विज्ञान केंद्र के मुखिया थे डॉक्टर हरिओम जी। आज भी वो हमारे फार्म को और लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और पद्मश्री प्राकृतिक खेती की दिशा में उनको भारत सरकार ने दिया है। उस समय वो रासायनिक ही का प्रचार करते थे क्योंकि उसी प्रकार की पद्धति के साइंटिस्ट थे। मैं उनके पास गया, उनसे कहा डॉक्टर साहब आप द्वारा बताई गई जैविक खेती को मैंने पिछले 3 साल से किया है, इसमें मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। मेरे पास तो गुरुकुल में लगभग 200 एकड़ जमीन है। जिस किसान खेडूत के पास है ही 2-4 एकड़ जमीन, वो इस जैविक खेती को करेगा तो उसके बच्चे कहाँ से खाएंगे, कैसे उसका जीवन चलेगा। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा जी यही जैविक खेती है। तो मैंने कहा इसमें उत्पादन क्यों नहीं मिलता, क्यों हम इस दिशा में नहीं बढ़े। तो डॉक्टर हरिओम जी ने मेरे को 2 छोटी छोटी बुकलेट दिए। वो एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के साइंटिस्ट का था, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के साइंटिस्ट का था। और उसमें जैविक कृषि क्या है इस पद्धति पर कुछ प्रकाश डाला था। उसमें लिखा था कि भारत देश के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए प्रमुख रूप से 2 फसलों का योगदान है, एक गेहूं और एक चावल। और इन दोनों फसलों को भरपूर पैदावार प्रति एकड़ लेनी है तो 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। अब यदि हमने रासायनिक खेती करनी है तो आप महीना 1.5 महीना के अंतर से 60 किलो नाइट्रोजन खेत में डाल दो, उत्पादन पूरा हो जाएगा, नाइट्रोजन पूरा मिल जाएगा। लेकिन जैविक खेती में 60 किलो नाइट्रोजन पूरा करना हो तो कैसे होगा। उस पुस्तक में लिखा था कि 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन और हमें 60 किलो चाहिए। तो इसका मतलब 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद पड़ेगी तो 60 किलो नाइट्रोजन मिलेगा। और 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा तो उत्पादन पूरा होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। इसीलिए अब हम सब किसान भाइयों से भी मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आज हमारे पास इतना पशुधन है कि जो हम प्रति एकड़ 300 क्विंटल गोबर की खाद डाल सकें। और यदि कोई डालना भी चाहे तो कितने पशु चाहिए, कम से कम 30-40 300 क्विंटल गोबर की खाद के लिए एकड़ 1 पशु 30-40 किसान उनको पालेगा या परिवार को पालेगा। इसका नाम है जैविक खेती। दूसरा, जब इतनी गोबर की खाद कोई खेत में डालेगा तो उसमें मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें जो पर्यावरण को दूषित करने का काम करती हैं वो पैदा होंगी। तीसरा, जब इतनी गोबर की खाद किसी खेत में पड़ेगी तो उसमें खरपतवार, वीड्स, निंदामण इतना पैदा होगा कि किसान की सारी लेबर ही उसमें लग जाएगी, बचेगा ही कुछ नहीं। चौथा, हमारे खेतों में 2 प्रकार के कीट हैं, एक मित्र कीट, एक शत्रु कीट। शत्रु कीट बढ़ते हैं तो मित्र कीट को खा जाते हैं और खेत में बीमारियां फैलाते हैं। और कृषि वैज्ञानिक इस बात को कहते हैं कि जो शत्रु कीट है उसका भोजन मित्र कीट से 2 गुना है। जब हम उसको इतना गोबर की खाद देंगे, खुला भोजन देंगे तो शत्रु कीट बढ़ेगा। इसलिए जैविक खेती में खेती की बीमारियों पर कंट्रोल होना असंभव है, इसलिए उत्पादन नहीं मिलता। हमारी भारत सरकार, प्रदेश सरकारें पिछले 30-40 सालों से जैविक खेती को प्रमोट करती आई है, लेकिन आज तक भारत देश में किसानों के लिए जैविक खेती लोकप्रिय नहीं बन पाई। देश में इसके कोई मॉडल नहीं बन पाए, इसलिए जैविक खेती
लाभकारी सिद्ध नहीं हुई। इसी बीच में मेरा प्राकृतिक खेती से परिचय हुआ। अब प्राकृतिक खेती क्या है? हम जंगल में जाएं, वहाँ हजारों तरह के अलग छोटे बड़े पौधे होते हैं। उस जंगल के पौधों को यूरिया कौन देता है? डीएपी कौन देता है? जंतुनाशक कौन डालता है? गोबर की खाद कौन देता है? पानी कौन देने जाता? कोई भी नहीं। और जंगल का हर पौधा स्वस्थ है, निरोग है। जंगल का पौधा समय आने पर फलों से लद जाता है। और जंगल के पौधे के किसी भी एक पत्ते को तोड़ो और प्रयोगशाला में ले जाओ, उसमें एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं मिलती। फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर आदि जो पौधे को चाहिए वो भरपूर मात्रा में। जो नियम प्रकृति जंगल में पैदा करती है वही नियम हमारे खेत में हो, इसका नाम प्राकृतिक खेती है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया पूरा। अगर प्राकृतिक खेती की अगर बात को आगे ही बढ़ाए तो उसमें जो 3 मुख्य चीज़ें हैं, एक तो जीवामृत, बीजामृत और घन जीवामृत, उसका उपयोग कैसे होता है? जोशी जी, वैसे प्राकृतिक खेती के 5 आयाम हैं और प्राकृतिक खेती शुद्ध सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। इस सूक्ष्म जीवाणुओं को रासायनिक खेती ने समाप्त कर दिया है। पुनः धरती को जीवित करने के लिए उसमें जीवाणुओं का भंडार बनाना पड़ेगा और भरपूर फसल उत्पादन हो प्राकृतिक खेती में। उसके लिए हमारे पहला नियम है बीज का चयन करना और उसको बीजामृत में संस्कारित करना, डुबो कर उसमें डुबो देना, छिड़क देना, ताकि उसमें कोई रोग बीमारी ना आए और उसका जर्मिनेशन पूरा हो। दूसरा है घन जीवामृत। हम देसी गाय इस प्राकृतिक खेती का मूल आधार है, क्योंकि देसी गाय ही एक ऐसा प्राणी है जिसका गोबर और गौमूत्र धरती माँ के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाने के लिए वरदान है। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से भी ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु और गौमूत्र खनिज का भंडार है। हम क्या करते हैं कि घन जीवामृत बनाने की पद्धति है कि एक हम बेड बना लेते हैं देसी गाय के गोबर का और जीवामृत बनाते हैं। वो जीवामृत उस गोबर में जगह जगह जिग जैग छेद कर करके उसमें डाल देते हैं। 10 दिन के बाद फिर हम उस गोबर को मिला देते हैं फावले से और फिर वैसे ही जिग जैग करके जीवामृत से फिर उनको भर देते हैं। लगभग 15 दिन के बाद वो सारा गोबर चाय की पत्ती की तरह सूक्ष्म जीवाणुओं से भर जाता है। इसको हम घन जीवामृत बोलते हैं। और घन जीवामृत का काम है जैसे डीएपी गोबर खाद खेत में डाला जाता, वही काम ये घन जीवामृत खेत में करता है। कोई भी फसल बोने से पहले हम पहली बार 1 टन गोबर की खाद 1 एकड़ में कम से कम डालते हैं। वो इसलिए डालनी पड़ती क्योंकि भारत की सारी धरती यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक ने बंजर बना दी है। पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.4 से 5 से नीचे आ गया, तो बंजर है, तो उसमें सूक्ष्म जीवाणु सब समाप्त हो गए। इसलिए हमें कम से कम 1-1.5 टन उसमें हम 1 एकड़ में घन जीवामृत डालते हैं और उसके बाद उसकी बुआई करते हैं, सोइंग करते हैं, बीज बोते हैं और जब वो अंकुरित हो जाए फसल तो उसमें जब भी पानी दिया जाए तो हम जीवामृत प्रत्येक पानी के साथ देते हैं और लगभग प्रति मास उसी का स्प्रे खेत में करते हैं। तो एक घन जीवामृत, दूसरा जीवामृत, ये 2 चीज मेन आधार हैं प्राकृतिक खेती में, जिनका मूल उद्देश्य है धरती के सूक्ष्म जीवाणु को बढ़ाना, फर्टिलिटी को बढ़ाना और पौधों को शक्ति प्रदान करना। इसी के साथ हम तीसरी पद्धति, चौथी का उपयोग करते हैं आच्छादन। हम धरती को ढक के रखते हैं, जो अवशेष खेत में हैं उनको जलाना बहुत बड़ा अपराध है, पाप है।
वो अवशेष जो हैं, जब हम ढक देते हैं धरती को, एक तो जोशी जी जब धरती का तापमान 35 डिग्री से ज़्यादा होता है तो धरती का सारा ऑर्गेनिक कार्बन उड़ के आकाश में चला जाता, तो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता, पर्यावरण को खराब करता है। ये ढकेंगे तो ऐसा नहीं होगा। और जब इसको हम आच्छादन ढक के रखते हैं तो जमीन में जो सूक्ष्म जीवाणु अलसिया केचुआ है, ये आच्छादन उसका भोजन होता है, बायोमास में कन्वर्ट होके खाद बन जाती है। और इसके ढकने से जो निंदामण खरपतवार वीड्स जमते हैं वो जमेंगे नहीं, वो किसान की लेबर खत्म हो जाएगी। और इसका पांचवा आधार है एक ही समय पर अनेक फसलों को बोना, बहु फसलों का बोना। गेहूं बोया, बीच में चना बो दिया, उसमें कहीं मूली लगा दी, कहीं सलजम लगा दी, कहीं गाजर लगा दी, कहीं धनिया लगा दिया। ऐसे कोई भी फसल हम करें, एक दलहन के साथ दूसरी एक दलीय फसल का प्रयोग करना, क्योंकि द्विदल फसल जितनी भी हैं वो धरती को नाइट्रोजन देंगी और दूसरी को एक दूसरे को सहारा देंगी। तो ये प्राकृतिक खेती के 5 मूल सिद्धांत और आयाम है। बिल्कुल, आपने 5 आयामों की बात की। सर, एक बात ऐसी भी चलती है कि जो प्राकृतिक खेती है वो सिर्फ और सिर्फ केवल छोटे किसानों के लिए है, तो उसके बड़े पैमाने पे इसको अपनाया जा सकता है? बिल्कुल, जैसे उदाहरण के रूप में मैं लगभग 200 एकड़ में प्राकृतिक खेती करता हूँ और गुजरात में ऐसे अनेक किसान हैं जो सैकड़ों एकड़ के हैं, 150-200 एकड़ के किसान हैं। तो ये खेती बड़ा हो या छोटा किसान हो, दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी है। छोटा किसान तो बहुत ही आराम से इसे कर सकता है, बहुत ही सामान्य ढंग से कर सकता है, लेकिन बड़े किसान के लिए भी इसमें कोई भी असंभव नहीं है। जी। तो देसी गाय आधारित प्राकृतिक खेती की ही बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने जैसे बल दिया गौपालन और देसी गाय आधारित खेती, तो इसके पीछे थोड़ा आप विस्तार से बताइए कि आपका दर्शन क्या है सर? जी, बिल्कुल आपने अच्छा पूछा। मैंने अनेक कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क किया। इस समय लगभग 10-12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की टीम मेरे मिशन में साथ काम करती है। उनमें एक डॉक्टर बलजीत सारन हैं, इस समय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में प्रोफेसर हैं और वो माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं। उनको मैंने गधे का, घोड़े का, गाय का, ऊंट का, बकरी का, भैंस का, जर्सी गाय का, हॉस्टन फ्रीजन गाय का, भारतीय नस्ल की मूल गाय जो देसी साहिवाल, इन सब के गोबर मैंने इकट्ठे किए, सुखा के अलग अलग थैलियों में भरे और उस थैली पे मैंने नंबरिंग की 1, 2, 3, 4 और वो सारी थैलियां किस में किस पशु का मल गोबर है उन साइंटिस्ट को नहीं पता था। मैंने अपनी डायरी में लिखा था कि 1 नंबर थैली में किस पशु का है, 2 में किसका, 3 में किसका, और वो मैंने उनको एक्सपेरिमेंट के लिए दी। डॉक्टर साहब देखिए, धरती माँ की उपजाऊ क्षमता बनाने के लिए किस पशु का मल गोबर ठीक है। तो उन्होंने लगभग 6 महीने तक इस पर रिसर्च किया और जब उन्होंने थैली मुझे पकड़ाई तो भारतीय नस्ल की देसी गाय शाहीवाल की वो थैली थी। उसमें उन्होंने बताया कि इसके 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु, और जो गाय दूध नहीं देती उनके गोबर में सूक्ष्म जीवाणु 500 करोड़ तक 1 ग्राम में हो जाते हैं। और गोमूत्र खनिज का भंडार है। धरती में किसी भी प्रकार की फसल में बीमारी आए तो उसके रोग निवारण का सर्वोत्तम साधन है गोमूत्र और ये गोबर। तो इसलिए गाय के प्रति जो प्राचीन भारत में सम्मान का भाव रहा, गावो विश्वस्य मातरः, वेदों ने ऐसा कहा, तो ये कारण यही था कि गाय जो भारतीय नस्ल की देसी गायें, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, अंगोल, ये हमारी लगभग 45 ब्रीड हैं देश के अंदर, नस्लें गाय की,
और इंडिजिनस गाय जो जिस देश में मूल है उन सब में ये गुण है। और इसलिए इनका दूध भी, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रिसर्च वहाँ के साइंटिस्ट ने किया दूध पे, तो भारतीय नस्ल की देसी गाय का दूध A2 पाया गया। और वो कहते हैं A1 जो दूध है उसकी अपेक्षा A2 दूध मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। दूध भी सर्वोत्तम और गोबर गोमूत्र कृषि के लिए वरदान। इसलिए गाय अर्थ के भारत को आर्थिक की समृद्धि बनाने में बहुत बड़ा योगदान करती है। इसलिए भारत में भगवान कृष्ण से लेकर प्राचीन ऋषियों से लेकर गौ माता का सम्मान इसलिए रहा है कि वो मानव स्वास्थ्य के लिए और धरती के स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए सर्वोत्तम पशु है। सर, एक प्रश्न ये उठता है कि जो किसान देसी गाय नहीं रख सकते उनके लिए क्या विकल्प है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया जोशी जी। हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बहुत आभारी हैं। उन्होंने कृषि, पर्यावरण, लोगों का स्वास्थ्य बचाने के लिए पिछले दिनों प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया है और 1481 करोड़ रुपया इसके लिए निर्धारित कर दिया। इस योजना के अंतर्गत अब ये भी विकल्प लिया गया कि जो किसान देसी गाय नहीं पाल सकते, छोटे किसान हैं, तो उनके लिए भी इस नई पद्धति में तरीका अपनाया कि देश में जितनी गौशालाएं, पांजरापोल हैं, उनमें हम यूनिट लगा रहे हैं। तो वहाँ गोबर गोमूत्र से बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत उपलब्ध होगा और उसके साथ जो रोग निवारण के लिए प्राकृतिक औषधियाँ, नीमास्त्र, अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, सूंठास्त्र, 10 परणी, वो सब वहाँ पर निर्धारित कर दी गई है और वहाँ से उचित मूल्य में लोगों को प्राप्त होंगी। तो इस मिशन का इस रूप में भी एक बढ़ाने का तरीका अपनाया गया है। तो गाय की ही बात को सर आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है कि देसी गाय की नस्ल में सुधार क्यों जरूरी है। और दूसरा प्रश्न है, इसके साथ जोड़ी देता हूँ कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन जो है तो उससे क्या लाभ होते हैं? देखिए, भी बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये भी भारत के प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी किसानों के लिए देन हुई है कि सेक्स सॉर्टेड सीमन एक ऐसा विकल्प है जिससे गाय, भैंस, पशुओं को लगाने से वो बछड़ी ही देंगी, पाढ़ी ही देंगी। अब तक क्या था, देश में ट्रैक्टरों ने अब बैल की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। जितने बछड़े पैदा होते हैं बेचारे ये यूं घूमते हैं, किसान के खेत में जाते वो मार के भगाते हैं, सड़कों पे घूमते हैं, एक्सीडेंट करते हैं। अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं। तो इसका विकल्प ये है कि जो सेक्स सॉर्टेड सीमन है, पहले विदेश से हम विदेशी गायों का मंगाते थे। मैं स्वयं उपयोग करता रहा हूं अपने गौशाला में। मेरे पास 450 गाय हैं और मैं इस सीमन को विदेश से 1200 से 1400 रुपए में एक मंगवाता था। इतना महंगा एक डोज। लेकिन अब भारत सरकार ने सेक्स सॉर्टेड सीमन की टेक्नोलॉजी भारत में विकसित कर दी है और अब देश में वो सीमन जो बाहर से 1200-1400 रुपए में मिलता था वो अब 200-250 रुपए तक आ गया है। और हम आभारी हैं गुजरात सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री के, कि उन्होंने किसान को सब्सिडी देकर वो सीमन कुल 50 रुपए में देना शुरू कर दिया। मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि आप यदि सेक्स सॉर्टेड सीमन लगाते हैं तो वो बहुत ऊंची क्वालिटी के सांडों से तैयार होता है, उससे बछड़ी ही पैदा होती है और वो बछड़ी ज्यादा दूध देने वाली पैदा होगी।
जब बछड़ी ज्यादा दूध देगी तो किसान के लिए लाभकारी होगी, गोबर गौमूत्र खेत में काम आएगा, तो किसान की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम गाय करने वाली है। तो सेक्स सॉर्टेड सीमन इसलिए आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप देश के युवाओं और किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे दूरदर्शन के माध्यम से? आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं, लंबी हमारी चर्चा हुई है। मैं सभी किसान भाइयों को, युवाओं से आग्रह करूंगा, युवा देश का भविष्य है, उसका स्वस्थ रहना राष्ट्र की प्रगति का आधार है। तो वो जितने भी लोग देश में, चाहे उपभोक्ता या किसान हैं, उन दोनों को समझना पड़ेगा, किसान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े और उपभोक्ता प्राकृतिक खेती के उत्पादन को खरीदे। जब ये मिशन हम दोनों मिलकर चलाएंगे तो हम इस प्रकृति को बचा पाएंगे और स्वस्थ भारत होगा, विकसित भारत होगा। प्रधानमंत्री जी जिस मिशन के साथ रात और दिन इस राष्ट्र के उत्थान में लगे हैं, उस मिशन की हम पूर्ति करने में सहयोगी बनेंगे। तो सर, आपने बहुत विस्तार से सभी पहलुओं को समझाया और प्राकृतिक कृषि की तरफ लोग बढ़े, किसान, हमारे किसान भाई बहन बढ़े, उसके बारे में मार्गदर्शन दिया। इसके बदल आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये थे गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, जिन्होंने प्राकृतिक कृषि के कई विभिन्न पहलुओं पे हमारा मार्गदर्शन किया। और हमें विश्वास है कि ये संवाद केवल जानकारी नहीं, बल्कि प्रत्येक युवा, किसान और नीति निर्माता के हृदय तक पहुंचेगा। इस विचार के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।